Good evening. So let's start with our first question. For I thought it best to be traveling at my ease for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty. Who gave up? किसने gave up कर दिया, छोड़ दी traveling with this plea? किसने traveling को छोड़ दिया इस अपने स्टेटमेंट के साथ कि मतलब आपको पता होगा जब मिल्टन ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी, ये मिल्टन ने ही बोला है, मिल्टन ने जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी तो वो यूरोप के उन्होंने अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, तब ये रिवॉल्यूशन शुरू हो गई देश में। तब उन्होंने कहा फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्रीमैन, जो मेरे फेलो कंट्रीमैन है, जो मेरे साथ के जो कंट्रीमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, घर पे फाइटिंग कर रहे हैं। किसके लिए? लिबर्टी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो मैं कैसे ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, मुझे वापस जाना है। तो वो क्या हुए, वो वापस आ गए, मिल्टन वापस आ गए और उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन में भाग लिया, क्रांति में, अपनी राइटिंग के सहारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। किसका स्टेटमेंट है? विलियम जे लोंग का। क्योंकि मिल्टन एक ह्यूमन है तो उन्हें पता है कि ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट क्या होगा, मानवता के लिए अच्छा क्या है, इसलिए उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ये विलियम जे लोंग का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर लिबर्टी है ए शार्प एंड डबल इज फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाई जस्ट एंड वर्चुअस मैन, that good men may enjoy the freedom which they marry and the bad the curb which they need. Who said? किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा। ओके, जॉन मिल्टन ने ये लाइन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में बोली। 1670 में आया था उनका एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क था। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि जो लिबर्टी है ना, आज़ादी जो होती है ना, एक शार्प और डबल ईज है, मतलब बहुत ही तेज़ धार वाली होती है और इट फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाई जस्ट एंड वर्चुअस मैन। और जो आज़ादी है ना, वो केवल जो एक बुरी व्यक्ति होता है, वर्चुअस मैन, वो इसको हैंडल कर सकता है। दैट गुड मैन में एन्जॉय, मतलब जो अच्छा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, एन्जॉय करेगा उसको, फ्रीडम को, विच दे मैरिड, अपने गुणों के लिए, अपने गुणों की वजह से। और जो बैड व्यक्ति होगा, मतलब जो इविल मैन होगा, वो क्या कर सकता है, वो कभी भी कर्व कर सकता है। जब कभी उसे ज़रूरत होगी वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेगा। तो ये तो बात है डेफिनेटली। अगर आप कोई चीज़ अच्छे व्यक्ति के हाथ में सौंपोगी तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। और जब आपकी कोई काम गलत व्यक्ति के हाथ में सौंप दोगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जॉन मिल्टन ने बोला था, याद रखेंगे अपने वर्क द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere. Whose comment is this? ये किसका कमेंट है? ये लॉन्ग ने बोला था मिल्टन के बारे में। मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल में लिखा है, वो फेमस थे इसके लिए। तो उन्होंने यही बोला है कि जो उनका स्टाइल था ना, अनकॉन्शियसली सबलाइन था। मतलब ये नहीं है कि उन्हें पता था कि मुझे ग्रैंड स्टाइल में लिखना है और बहुत बेहतर लिखना है, वो अनकॉन्शियसली ही लिखते थे और वो जो भी लिखते थे ना वो ही बेहतर हो जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ही लिव्ड, वो रहे हैं, एंड उन्होंने एंड थॉट, और सोचा है कॉन्शियसली होकर सोचा है ना, एक सबलाइन एटमोसफेयर में, इसलिए उनका स्टाइल ऐसा है। ओके, ये लॉन्ग ने बोला है अबाउट मिल्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीस हैड हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोन देन वार। ओके, सोनेट नंबर 16 है ये, जो उन्होंने लॉर्ड जनरल क्रोमवेल को एड्रेस किया था। उन्होंने बोला है ना कि पीस है हर विक्ट्री, शांति की ना, शांति भी अपने आप में एक जीत होती है। नो लेस रिनोन देन वार, इसको ना युद्ध से कम नहीं समझाना चाहिए। जो युद्ध है ना उससे कम नहीं समझना चाहिए, इसको भी उतना ही रेस्पेक्ट देना है जितना एक वार को देना है, मतलब एक युद्ध को देना है। ओके, है ना। शांति की भी अपनी जीत होती है, शांति रहने का अपना एक विक्ट्री है, उसकी भी एक अलग जीत होती है। लॉर्ड जनरल क्रोमवेल को एड्रेस किया था उन्होंने, सोनेट नंबर 16।
मिल्टन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड एन्जॉय ब्राइट डे। ये लाइन किसने बोली है? मिल्टन ने ही बोली है, कॉमर्स में बोली है। उनका कहने का मतलब ये था कि ही दैट हैज़ लाइट, वो व्यक्ति जिसके पास क्या हो, विद इन हिज ओन ब्रेस्ट, मतलब इसके अपने आप में प्रकाश होता है ना जिसके अंदर, तो वो सेंटर में बैठता है, सिट इन द सेंटर, तो सेंटर में बैठ सकता है और एन्जॉय करता है किसको? ब्राइट डे को एन्जॉय करता है। और आपको बता दूँ ना, इससे आगे की लाइन वही है, इससे आगे की लाइन में ये बोलते हैं मतलब मिल्टन, जो दूसरी तरफ जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्या है, इविल, जिनकी बुरी आत्मा है, बुरे विचार लेकर घूम रहा है, वो क्या करता है? वो अपने ही बनाए तय खाने में घूमता रहता है और उसके ऊपर प्रकाश नहीं आ सकता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्या चाहिए, अपने जीवन में प्रकाश चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद प्रकाशित होना पड़ेगा। ओके, कॉमर्स में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। ये लाइन कहाँ पे है? द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ट्रैक्ट लिखा था ना ये मिल्टन ने डिवोर्स के लिए। उस समय डिवोर्स लेना आसान नहीं था मिल्टन के टाइम पे, तो उन्होंने ट्रैक्ट लिखे थे, तो उसी में है, उसी में बोला है ये कि ट्रूथ इज, जो सच है ना, इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोल्ड, मतलब उसको मिट्टी में मिलाना ना, आप मिश्रित करना, उतना ही इम्पॉसिबल है, उतना ही मुश्किल है जैसे कि सनबीम। सनबीम मतलब सूर्य की किरण को टच करना, उसको छूना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट ही कुड डू वेल ही डिड बेटर, मतलब व्हाट ही कुड डू वेल, जो वो अच्छा कर सकता था ना, ही डिड बेटर, उसने और बहुत अच्छा किया, देन एनीवन एल्स हैज़ एवर डन, मतलब जो किसी व्यक्ति ने कभी अच्छा किया होगा ना, उसने उससे भी अच्छा किया, बेटर किया। ये मिल्टन के बारे में बोला है टी.एस. इलियट ने। ओके, नेक्स्ट। वी लिव इन ए हाईली सिविलाइज्ड एज। ओके, हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? एक बहुत हाईली सिविलाइज्ड एज में रहते हैं। एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब अस, हम इतने सभ्य समाज में रहते हैं कि जब कोई ब्रूटल वायलेंस का हमारे सामने हो रहा होता है, कोई वायलेंस, कोई हिंसा वाली घटना, तो वो हमें हमें डिस्टर्ब करती है, एक बहुत ही इन ए वेरी स्ट्रेंज वे, एक स्ट्रेंज वे में, एक विचित्र तरीके से। इवन व्हेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, हमें वो तब भी, मतलब जो वायलेंस हो रहा होता है हमारे सामने, जैसे आप सपोज दैट हमारे सामने कोई पिट रहा है, कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो हमें क्या करता है, हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस मैटर में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, वो दृश्य हमें डिस्टर्ब करता है। बट व्हेन बी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन ए वुमेन whom we love, लेकिन जब ऐसा कुछ किसके साथ हो रहा है, एक ऐसी वुमेन के साथ हो रहा है जिससे हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं, व्हाट देन, तब क्या करोगे आप, मतलब तब क्या रहेगा आपका। ये लाइन कहाँ पे अपेयर होती है? ये लाइन जस्टिस में आती है। जस्टिस में जो फाल्टर है आपको पता है, वो जो बोला है ना इसमें, वुमेन whom we love, एक वुमेन जिससे हम प्यार करते हैं, तो फाल्टर किससे प्यार करता है? रुथ से प्यार करता है। और रुथ को क्या होता है, उसका हस्बैंड हैरेस करता है, उसको मारता है, तो उसको देख के फाल्टर क्या डिसाइड करता है कि वो ये छोड़ देगा, मतलब ये छोड़ के बाहर चले जाएंगे, वो रुथ को लेके चला जाएगा, और इसके लिए उसे क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। तो वो क्या करता है, चैक में वो कर देता है, घोटाला कर देता है और पकड़ा जाता है। ये तो है ना इसकी स्टोरी। तो जस्टिस में आइए, जस्टिस में ही था फाल्टर, तो यही मानना हुआ उसका। तो वो अगर वो कहीं ना कहीं करता है, वो इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि अगर वो कर रहा है तो वो इसलिए तो कर रहा है ना कि हम इस तरह की चीज़ें वो होते हुए नहीं देख पा रहा था ना ट्रूथ के साथ, तो इसलिए उसको ये करना पड़ा, उसको ये स्टेप उठाना पड़ा। ओके, नेक्स्ट। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स, पोएट कहाँ देखता है डैफोडिल्स को? तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है
अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे, मतलब एक वे मतलब खाड़ी की सतह किनारे के पास दिखता है डैफोडिल्स को। और अगर ये क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी डैफोडिल्स पोएट सी एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में, एक ग्लांस में वो कितने डैफोडिल्स को दिखता है, तो इसका आंसर रहेगा 10,000, है ना वो लाइन इसमें, 10,000 सा एट ए ग्लांस, 10,000 दिखता है एक बार एक ही दृष्टि में। ओके, और ये क्वेश्चन है कि मतलब कि व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग, डैफोडिल्स क्या कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब अपना हेड हिला रही थी, मतलब जैसे खड़ा वो होती है डैफोडिल्स तो वो हिल रही होती है, उस सेंस में बोला है। और वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट करता है डैफोडिल्स को बहुत ही बैकेंड और पेंसिव मूड में, ये भी याद रखना है। वर्ड्सवर्थ जब रिकलेक्ट करता है डैफोडिल्स को, इन्हें बैकेंड और पेंसिव मूड में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन बट प्रोनाउंस्ड बाय, ये बीच में आता है क्वेश्चन, किसने प्रोनाउंस किया है इस तरह का स्टेटमेंट, तो ये वर्ड्सवर्थ का है। उन्होंने का मानना था कि पोएट्री को ना इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए कि वो बिल्कुल उसकी नेक्ड और नेटिव डिग्निटी दिखाई दे, उसमें एक मैन की गरिमा, है ना। मतलब इस तरह से नहीं कि आप पोएट्री में फेकनेस दिखा रहे हो, उसको रियलिटी से दूर रख रहे हो, इस तरह से नहीं, उसको बिल्कुल पोर्ट्रे करना चाहिए इस तरह से, द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, उसमें इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स लाइन, क्या है लाइन, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, ये किसके रेफरेंस में बोला है, ये जो लाइन है टिंटन एवे से है, और ये वर्ड्सवर्थ ने, जो उनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके रेफरेंस में बोला है कि उन्होंने सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। इजी है ये। आपको बता दूँ, जब टिंटन एवे थी, लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेट्स की, ब्लैक वर्ड्स में लिखी थी, अनराइम्ड लाइन थी आयम्बिक पेंटामीटर में, और ये वर्ड्सवर्थ की रीविजिट थी। रीविजिट मतलब दूसरी विजिट, इससे पहले वो 5 साल पहले आए थे 1793 में। ओके, और जो मतलब 5 साल पहले 93 में आए थे, और जो अब प्रेजेंट टाइम में जब इन्होंने ये पोम लिखी थी वो थी 13 जुलाई 1798, 1798 में आई थी लिरिकल बैलेट्स की। ये लास्ट पोएम है टिंटन एवे, याद रखिए आप ये वाला पॉइंट भी। और टिंटन एवे के बारे में क्या याद रखेंगे, जो ये पोएम है ये एंड्स होती है, वर्ड्सवर्थ ने ना टू कॉन्शियसनेस की बात की है, आपको याद रखना है, वर्ड्सवर्थ ने टू कॉन्शियसनेस की बात प्रेलूड में की है और टिंटन एवे में की है। अब उन्होंने टू कॉन्शियसनेस की बात क्यों बोली है, इसमें यूँ बोली है कि जो टू कॉन्शियसनेस है ना, वो डिनोट कर रहा है पोएट की प्रेजेंट सेल्फ को, मतलब आज के जो वो फील कर रहे हैं वहाँ पे, और पास्ट सेल्फ मतलब 5 साल पहले, बताया ना मैंने आपको अभी कि ये उनकी रीविजिट थी, दोबारा आए थे वो वहाँ पे। तो वहाँ पे जब इस बार आए थे वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ आए थे, तो वो इस तरह से फील कर रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या हुआ, मतलब पहले चीज़ें कुछ और थी, आज कुछ और है, चेंज हो गई है। तो ये हमें तो ये बताना था कि किसके रेफरेंस में लिखी है, तो ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ के रेफरेंस में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, एच.जी. वेल्स एंड अर्नोल्ड बेनेट एज द 3 एडवर्डियन, किसने बोला है, किसने वर्ड्सवर्थ को मतलब पुकारा है ऐसे कह के, क्या कि ये क्या थे, तीनों एडवर्डियंस थे, ये बोला है वर्जीनिया वुल्फ ने। ओके, याद रखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ ने क्या बोला है कि वर्ड्सवर्थ, एच.जी. वेल्स और अर्नोल्ड बेनेट। आपको बता दें कि जो वर्जीनिया वुल्फ थी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 बताए हैं, डिस्टिंग्विश किया है, जो
मॉडलिस्ट हैं, मॉडलिस्ट एडवर्डियन है, और एक जो जिस जनरेशन का वो अपने आप को काउंट करती है। तो इसमें इन्होंने जो गाल्सवर्दी हैं, एच.जी. वेल्स है और अर्नोल्ड डायमंड है, उनको रखा है जो मेटलिस्टिक है ना, मेटलिस्टिक एडवर्डियन, उसके उसमें रखा है, उस साँचे में रखा है उन दोनों को। और मतलब वर्जीनिया वुल्फ ने यही बोला है कि जो ये मेटलिस्टिक एडवर्डियन है ना, वो उनको क्रिटिसाइज करके ये बोला है कि इनका जो प्राइमरी फोकस रहता है ना, वो मटेरियल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे रहता है लाइफ के, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, सोशल बिहेवियर, है ना। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इग्नोर किया है द कॉम्प्लेक्स इंटरनल लाइफ ऑफ करेक्टर, करेक्टर का जो इंटरनल लाइफ है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर किया है, इन्होंने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है। और आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो में और बताया था कि वर्जीनिया वुल्फ ने गाल्सवर्दी को स्टफ्ड शर्ट बोला है, मतलब बोला है कि गाल्सवर्दी आडंबर से भरे हुए हैं, इन्होंने अपनी ही थ्योरी को मतलब जो थ्योरी दी है अपनी, उसको अपनी ही राइटिंग में फॉलो नहीं किया, इस तरह से बोलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटैक्ड गाल्सवर्दी एंड सेड, किसने गाल्सवर्दी पे अटैक करते हुए कहा है, द इमोशंस आर फेक्ड एंड इट इज़ वन ग्रेट फेक, मतलब इमोशंस जो हैं फेक हैं, बहुत ज़्यादा फेक है। डी.एस. लॉरेंस ने बोला ये, उनका मानना था कि जो गाल्सवर्दी की स्टोरी होती है ना, वो एकदम फीबल, कमज़ोर होती है। करेक्टर्स हैव नो ब्लड एंड बोन्स, इमोशंस कैसे होते हैं, फेक होता है, फेक लगा। ओके, इन जस्टिस में वी फील द बेस्ट इम्प्लाइड बाई फाल्डर सुसाइड, हम क्या फील करते हैं, बेस्ट इम्प्लाई कब फील करते हैं, जब फाल्डर सुसाइड कर लेता है ना लास्ट में, वो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा मिलती है, एकांत में रहने की, अकेले बंद कर देते हैं उसको, मतलब इतना गंभीर अपराध नहीं था उसका, जितनी बड़ी उसको सजा मिली थी। तो जस्टिस में बोला है कि वी फील द बेस्ट इम्प्लाइड बाई फाल्डर सुसाइड, ये बोला है अलार्डिस निकोल ने। जो जस्टिस प्ले है वो दिखाता है प्रॉब्लम्स इंग्लिश लीगल सिस्टम की। अब आप ये समझ लो कि जो जस्टिस है मतलब काफ़ी उस समय काफ़ी उसने हिला के रखा था चीज़ों को, कि आप ये समझ लो कि जो विंस्टन चर्चिल थे उस समय बाहर के, उन्होंने अटेंड किया था अर्ली परफॉर्मेंस जस्टिस प्ले की एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन। अब समझ लो आप जस्टिस कितना इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम को उसने इस तरह से दिखाया था कि विंस्टन चर्चिल को भी ये प्ले स्टेज पे देख के आना पड़ा था, मतलब वो देखने गए थे। और टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए वुमेन्स हाइट, ये लाइन कहाँ पर आती है, ये हेनरी VI पार्ट 3 की लाइन है। ओके, हेनरी VI में जो लाइन है, जो उन्होंने मतलब यॉर्क हैं उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है, मतलब उन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग और पोलेमिक बोला है अगेंस्ट क्वीन मार्गरेट। जो क्वीन मार्गरेट थी हेनरी VI पार्ट 3 में, उनके अगेंस्ट एक विवादास्पद भाषण दिया है। यॉर्क ने रेस्पॉन्ड किया है कि जो मार्गरेट है वो इज़ नॉट ब्यूटीफुल नॉर वर्चुअस और नॉर सेल्फ गवर्न, ना तो वो ब्यूटीफुल है, ना ही वर्चुअस लेडी है, ना ही सेल्फ गवर्न है, मतलब सेल्फ गवर्न, बट ए टाइगर इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब एक ह्यूमन की फॉर्म में क्या है, एक मानव के भेष में टाइगर है, इस तरह का बोला हेनरी VI पार्ट 3 में यॉर्क ने मार्गरेट के लिए। ओके, और आपको बता दूँ कि जो ये कोट है ना, सेम जो लाइन लिखी हुई है, ये रॉबर्ट ग्रीन ने भी बोली है, ये शेक्सपियर के बारे में बोली है। शेक्सपियर के बारे में बोला था ना, द एब्सोल्यूट जोनास फैक्टोटम अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर पैदर। शेक्सपियर पर साहित्यिक चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे ही पंखों से क्या कर रहा है, खुद को ब्यूटिफाई कर रहा है, मतलब हमारा ही वर्क चुरा चुरा के और उसमें ऑब्सीन और इधर उधर उसको थोड़ा करके और खुद ही क्या कर रहा है, वर्क को पब्लिश कर रहा है, मतलब उसको आता जाता कुछ नहीं है। शेक्सपियर को इस तरह से रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स, दो हैज़ नो यूथ नोर एज बट एज इट वर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑन बोथ
ये जो लाइन है ये मेजर फॉर मेजर से है, ये तो हम समझ गए, शेक्सपियर का प्ले है। एज द एपिग्राफ फॉर हिज पोएम जेरोनसन, तो ये जो पोएम जेरोनसन थी ना उसका एपिग्राफ बनाया था, उसके शुरू में ही मतलब ये लाइनें लिखी थी जेरोनसन ने। तो हमें ये बताना है कि जेरोनसन किसका है, तो जेरोनसन है टी.एस. इलियट का, और उन्होंने ये कहाँ से लिया था रेफरेंस, इसका एपिग्राफ का मेजर फॉर मेजर से लिया था। अब इन लाइनों में क्या बोला है, दो हैज़ नो यूथ नोर एज, मतलब कहने का क्या हुआ, इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ना तो यूथ है और ना ही क्या है एज्ड, मतलब ओल्ड है। हम क्या करते हैं ना, हम आपने देखा होगा कि हम ना वी आर ऑलवेज ड्रीमिंग, हम ना हमेशा उस चीज़ों के बारे में ड्रीम करते रहते हैं जो हम है ही नहीं, जो हमारे पास है ही नहीं, है ना। और जब हम यंग होते हैं, ध्यान भी आ यंग, तो वो क्या करते हैं हम, तब हम ओल्ड से, जो हमसे मतलब पहले के लोग होते हैं ओल्ड, उनसे क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, मतलब पैसे मांगते हैं। और जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी कोई डिज़ायर नहीं रहती किसी भी तरह की कि हम अपनी बैग क्या कर सके, एंजॉय कर सके। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो डिनर के बाद जो स्लीप मिल रही है ना हमें, खाना खाने के बाद रात को जो सोते हैं हम, जो सपना देखते हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे पास है उसका तो हम एंजॉय कर नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाने में लगे हैं। ओके, और जब लास्ट में मिल भी जाती है, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब हम क्या नहीं कर पाते, हम इसको एंजॉय नहीं कर पाते। जब हम एज्ड हो जाते हैं तब हमें कोई डिज़ायर नहीं रह जाती, इच्छा नहीं रह जाती। तो फिर इस तरह का बोला है जेरोनसन में, टी.एस. इलियट ने मेजर फॉर मेजर से लिया है। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर फ्लाइट विद द पायरेट्स। आप इसको ना पायरेट से कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि इस बुक का ऑथर कौन है, शेक्सपियर्स फ्लाइट विद द पायरेट्स, तो वो है पोलार्ड। ओके, पायरेट पोलार्ड, पायरेट पोलार्ड याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, एंड टाइलस एंड क्रेसिडा, ये जो प्ले हैं विच आर कंसिडर्ड एज कॉमेडी, जिनको कंसिडर किया जाता है कि ये कॉमेडी है, एज दे एंड हैप्पीली, जैसे कि एंड होती हैं हैप्पीली एंड हो जाती हैं, बट जो इनकी जनरल टोन है इज मार्क विद ए नोट ऑफ ट्रेजेडी एंड सोमबरनेस। लेकिन जो इनकी जनरल टोन है ना इनकी प्ले की, इनमें हर टाइम आपने देखा होगा प्ले में प्रॉब्लम्स चलती है, तो ये किसके एक ट्रेजेडी के साथ, मतलब ये ट्रेजेडी की झलक भी दिखाई देती है, एक सोमबरनेस की। तो इन प्ले को हम किस ग्रुप में रखेंगे ये बताया, ये पूछा है, तो इन प्ले को रखेंगे हम सोमबर प्ले के ग्रुप में। सोमबर प्ले कैसे होते हैं, जो डल, सैड और थोड़े सीरियस होते हैं, गंभीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स, ऑफ बोम्स एंड एपिटाफ्स, मेक डस्ट आर पेपर एंड विथ रेन आइज, राइट सोरो ऑन द बॉसम ऑफ द अर्थ। हु स्पीक्स दिस लाइन, कौन बोलता है लाइन, ये ना किंग रिचार्ड बोलता है, रिचार्ड सेकेंड में। कहने का मीन्स ये है कि जब रिचार्ड ना बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, एक ये उस पॉइंट पे बोली है उन्होंने ये लाइन प्ले में, जब रिचार्ड ने जो है, रिचार्ड हैज़ रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़ ही कैन हैंडल, मतलब उन्होंने बहुत बैड न्यूज़ सुन चुके थे वो, जो वो हैंडल कर सकते थे, तब बोलते हैं वो एक डेस्परेट के होते हुए सिचुएशन में बोलते हैं वो कि ही विल नॉट स्पीक ऑफ कंफर्ट, वो कंफर्ट की बात नहीं करेंगे, नो मैन स्पीक, मतलब कोई कंफर्ट की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेंगे, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स, ग्रेव्स की बात करेंगे, बॉम्ब्स की बात करेंगे, बॉम्ब की, और एपिटाफ की बात करेंगे, एंड मेक डस्ट आर पेपर, मतलब डस्ट ही क्या है, डस्ट इज आर पेपर, एंड विद आर टीयर्स, रेन आइज का मतलब क्या है यहाँ पे टीयर्स, और अपने आंसुओं से वी विल राइट सोरो, हम क्या लिखेंगे, दुख लिखेंगे, ऑन द ग्राउंड लिखा है ना, बॉसम ऑफ द अर्थ, बॉसम ऑफ द अर्थ का मतलब ग्राउंड पे क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट सोरो, सोरो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, क्लियोपेट्रा से लेके मिरांडा तक, ही इज इक्वली एट होम, क्लियोपेट्रा किस में आई है,
एंटोनियन क्लेपेट्रा में, और मिरांडा किसकी है? टेम्पेस्ट की। तो ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। जॉर्ज गॉर्डन ने बोला ये लाइन। आपको बता दूं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपने सुना है ना, बहुत चल रहा है आजकल फेमिनिस्ट, मतलब इक्वलिटी की बात चल रही है मैन एंड वुमेन के बीच में। तो ये जॉर्ज गॉर्डन ने दिया है एक ऐसा, इस तरह का एक स्टेटमेंट। मैंने आपके प्रीवियस वाली वीडियो में भी पढ़ाया है, जिसमें क्या बताया था, यही बताया था कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, अपनी हीरोइन को, मतलब जो अपने प्ले की हीरोइन है, उनको स्टेज पे आगे बढ़ते हुए दिखाया है। जैसे आपने देखा होगा पोर्शिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वो क्या करती है, वो प्ले की एक तरह से हीरो है, लास्ट में वो ही बचाती है ना। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया है। क्लियोपेट्रा है, मतलब मेन जो मुख्य जो स्टोरी है एंटोनियन क्लियोपेट्रा की, वो क्लियोपेट्रा के इर्द गिर्द ही है। और मिरांडा है। तो इस तरह से उन्होंने क्या दिखाया है, इक्वली दिखाया है, फेमिनिटी दिखाई है, फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल। जो उनकी ट्रेजेडी है ना, वो कैसी है, वो दिखाई देती है, प्रतीत होती है एकदम स्किल्ड, मतलब कौशल से भरी हुई। हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट। लेकिन जो उनकी कॉमेडी है ना, वो कैसी लगती है, जैसे स्वाभाविक प्रवृत्ति की होती है। ये रिमार्क दिया है शेक्सपियर के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हु रोट, किसने लिखा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के कितने मतलब चिल्ड्रन है। एन एसे इन द थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। 1933 में आया था। आपको ईयर भी याद रखना है, मे बी कि ईयर पूछ लिया जाए। तो ये फर्क लिखा है एलसी नाइट ने। आपको पता होगा एलसी नाइट फुल नाम रखेंगे, फुल नाम मतलब है इनका लियोनोर चार्ल्स नाइट। आपको बता दूं, चिल्ड्रन मैकबेथ के बच्चे तो नहीं दिखाए, लेकिन आपको मैकबेथ क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि उसकी बिच की प्रोफेसी से, मतलब चुड़ैलों की भविष्यवाणी से, कि जो अगली बार वो राजा होगा वो कौन होगा, बैंकुओं के बच्चे होंगे। तो वो क्या करता है, वो फिलिंस जो बैंक का बेटा होता है, इसको मरवाने भेज देता है। ओके, थैंक यू।